जय हिंद दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का मॉडल पेपर। विज्ञान का मॉडल पेपर हम लोग आज देखेंगे। इस मॉडल पेपर में जो 2023 में आने वाले जो क्वेश्चन है उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। देखते हैं नया जो मॉडल पेपर आया हुआ है उसको आज हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं जो पहला क्वेश्चन पूछा है। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि आपको बोल रहा है कि किसी सेल का विद्युत वाहक बल, मतलब कि विद्युत वाहक बल का मतलब आपको वोल्टेज दे चुका है। तो आप देखेंगे कि वोल्टेज की जो वैल्यू है V इक्वल टू, आपको वोल्टेज जो दिया है V इक्वल टू दिया है 1.5 वोल्टेज आपको दे चुका है। उसके बाद आपको दिया है सेल का प्रतिरोध आपको दे चुका है। तो जो प्रतिरोध की वैल्यू है R इक्वल टू वो जो वैल्यू है 3 ओम, और ये जो दिया आपका 1.5 वोल्ट, और यह प्रतिरोध दे दिया है इतना ओम, 3 ओम दे दिया है। आर की वैल्यू दे दिया है, V की वैल्यू दे दिया है, और आपसे पूछ रहा है सेल में प्राप्त होने वाली धारा, मतलब कि विद्युत धारा आपसे I पूछ रहा है। विद्युत धारा I मैक्सिमम माने होता है अधिकतम। तो हम फार्मूला लगाएंगे ओम का नियम। ओम का नियम होता है R इक्वल टू V अपॉन I। तो I इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R। यहाँ से जब फार्मूला लगाएंगे I इक्वल टू V अपॉन R, क्योंकि R इक्वल टू होता है, हम देखेंगे ओम का नियम जो होता है R इक्वल टू होता है V अपॉन I होता है। तो हम लोग तिर्यक का गुणा कर देंगे, I इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R। हम लोग देखेंगे जो V की वैल्यू दिया है, V की वैल्यू देखेंगे तो ये दिया है 1.5, और R की जो वैल्यू दिया है वह दिया है 3 जो वैल्यू दिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें जब डिवाइड करेंगे 3 से तो आएगा 0.5 एम्पियर। ये जो ट्रिक होगा तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा ये आपका सही हो जाएगा। और हम लोग डायग्राम में भी दिखाए हैं। देखिए ये जो बैटरी है इसका वोल्टेज दे चुका है 1.5 वोल्टेज, और जो इस बल्ब का रेजिस्टेंस है ये 3 ओम है। तो आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि आपको दे दिया है एक अवतल लेंस, और अवतल लेंस के बारे में आपको जानना चाहिए कि जो अवतल लेंस हुआ या अवतल दर्पण हुआ, इन दोनों का जो फोकस दूरी F होता है वो दोनों का ऋणात्मक होता है, और उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो होता है धनात्मक। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे दिया है कि एक अवतल लेंस है जिसकी फोकस दूरी, आपको फोकस दूरी दे चुका है, F की वैल्यू दे चुका है, F इक्वल टू आपको दे चुका है 5 मीटर, F की आपको वैल्यू दे चुका है 5 मीटर है। और आपसे पूछा है कि लेंस की क्षमता बताइए, लेंस की क्षमता पावर पूछा है। तो फार्मूला होता है, और ये निगेटिव होगा क्योंकि ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। तो फार्मूला होता है P इक्वल टू 1 अपॉन F, ये होता है डायवोक्टर। जब हम लोग फार्मूला रखेंगे P इक्वल टू 1 अपॉन F होता है, तो जब हम वैल्यू भरेंगे P इक्वल टू 1 अपॉन F की जो वैल्यू देखेंगे ये लिखेंगे -5, और जब इसमें 1 अपॉन 5 का जब डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पाएगा P इक्वल टू -0.2 डायवोक्टर। ये आपका आंसर आ जाएगा लेंस की क्षमता P इक्वल टू -0.2 डायवोक्टर। ये आपको डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है कि ये एक अवतल लेंस का फिगर है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि इस क्वेश्चन में आपको दे दिया है कि सर्किट दिया गया है। इस सर्किट में आप लोग देखेंगे कि आपके घर में जो एलईडी इंडिकेटर है इसमें दे दिया है, इसका वोल्टेज दे दिया है। वोल्टेज का मतलब आपको सीधे सीधे पता होना चाहिए कि V दे दिया है। तो V इक्वल टू आपको दे दिया है 0.75 वोल्ट, आपको वोल्टेज दे चुका है, ये आपका वोल्टेज है। फिर आपको दे दिया है करंट दे दिया है मिली एम्पियर। तो जब करंट दे दिया है I इक्वल टू 100 मिली एम्पियर, और आपसे पूछ रहा है कि बताइए शक्ति कितना होगा। शक्ति मैंने पावर, तो पावर भी देखिए सब ऑप्शन में देखेंगे तो आपको मिली वाट में दिया है, तो हम चेंज नहीं करेंगे, मिली एम्पियर को चेंज नहीं करेंगे, ऐसे ही लगा देंगे। तो हमारा जो फार्मूला होता है P इक्वल टू V इंटू I, ये फार्मूला होता है P इक्वल टू V इंटू I, जहाँ P पावर होता है, शक्ति होता है, V आपका विभवांतर होता है, और I क्या होता है, धारा होता है। जब हम वैल्यू भरेंगे P इक्वल टू V की वैल्यू देखेंगे तो 0.75 है, और I की जो वैल्यू देखेंगे वो है आपका 100। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो से दशमलव हट जाएगा, दोनों नंबर साथ में दशमलव हट जाएगा, तो P इक्वल टू केवल आएगा 75। और P का जो मात्रक होता है वो होता है वाट, P का जो मात्रक होता है वो होता है वाट, क्योंकि वाट होता है लेकिन हम मिली एम्पियर में निकाल रहे हैं, हमने यहाँ कर देंगे मिली वाट। यहाँ पर आप लोग कर देंगे हटा के इसको मिली वाट। यहाँ पर जो ऑप्शन होगा 75 मिली वाट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है
कि जो प्रकाश की चाल होता है किसमें अधिक होता है। तो देखिए जो प्रकाश की चाल होता है जिसमें माध्यम जो होता है ना, माध्यम यदि विरल है तो प्रकाश की चाल अधिक होगा, और माध्यम सघन है तो प्रकाश की चाल कम होगा। तो हम लोग देखते हैं कि यदि हम लोग प्रकाश को हीरा में प्रवाहित करें तो हीरा में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। यदि हम प्रकाश को निर्वात में प्रवाहित करें तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, और निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो ऑप्शन में दिया है कि किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, तो हम लोग बोल सकते हैं सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल किसमें होती है, निर्वात में होती है। निर्वात से कम वायु में होगी, वायु से कम जल में होगी, फिर सबसे कम किसमें होगी, कांच में। तो कांच सबसे सघन माध्यम है और जो निर्वात है वो सबसे विरल माध्यम है। तो इतना आप लोग याद रखिए कि विरल माध्यम में प्रकाश की जो चाल होती है सबसे अधिक होती है, और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। और डायग्राम में भी दिखाया गया, देखिए ये डायग्राम में भी दिखाया गया कि जो वैक्यूम होता है मतलब निर्वात होता है उसमें सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल ज्यादा होती है। अगला हम लोग देखते हैं कि पूछा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। तो कभी भी आप लोग आपके घर में जो शीशा लगा होता है वो एक समतल दर्पण होता है, और समतल दर्पण के सामने आप यदि खड़े होते हैं तो समतल दर्पण में हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वो सीधा बनता है और आभासी बनता है। और समतल दर्पण जो होता है उसकी फोकस दूरी के बारे में बात किया जाए तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो होती है अनंत, इनफाइनाइट होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत होती है। यहाँ पर आपको दिखाया गया एक समतल दर्पण बना हुआ है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बना हुआ है, सीधा बनता है, और इसके समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो होती है अनंत। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है कि जो अंतरिक्ष में यात्री जाते हैं, मतलब हम लोग ऐसा बोला जाए कि अंतरिक्ष का जो कलर होता है वो कैसा होता है, रंग कैसा होता है। हम लोग यहाँ से जब पृथ्वी को देखते हैं अंतरिक्ष में तो हमको नीला दिखाई देता है, क्योंकि ये जो नीला दिखाई देता है ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। लेकिन क्वेश्चन हमसे पूछा है कि जो आकाश होता है उसका रंग कैसा होता है। तो आकाश का रंग जो वास्तव में देखा जाए तो आकाश का रंग काला होता है। जब हम लोग अंतरिक्ष में जाते हैं तो वहां से जब दिखाई देता है तो अंतरिक्ष यात्री जो जाते हैं उनको आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। लेकिन हम यहाँ से जब पृथ्वी से देखते हैं तो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, और नीला इसलिए दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, वरना आकाश का रंग कैसा है, काला है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा है कि 1 माइक्रो ओम का मान कितना होता है। तो देखिए 1 माइक्रो ओम का जो मान होता है वो होता है 10⁻⁻6 ओम। 1 माइक्रो ओम इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 ओम। और ये पूछा होता है कि 1 नैनो ओम में कितना ओम। देखिए 1 नैनो ओम होता है 10⁻⁹ ओम। और यदि ये पूछा होता है कि 1 मिली ओम में कितना ओम, तो 10⁻⁻3 ओम। ये मिली ओम होता है, ये माइक्रो ओम होता है, और ये वाला क्या होता है, नैनो ओम होता है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि 1 माइक्रो ओम में कितना ओम, तो आप सीधे आंसर दीजिएगा 10⁻⁻6 ओम। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे बोला है कि निम्नलिखित में एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड का देखिए, एल्डिहाइड का जो फार्मूला होता है ये देखिए CH3CHO, ये आपका एल्डिहाइड का फार्मूला होता है। और इसका यहाँ पे देखिए आईपीएससी नेम दिया है, आईपीएससी नेम दिया है। तो इसको हम समझे क्या आईपीएससी नेम होगा। इसमें देखा जाए तो कितने कार्बन है, तो कार्बन की संख्या देखा जाए तो कार्बन की संख्या 2 है, तो 2 कार्बन के लिए हम लोग लगाते हैं एथ, और एथ लगाते हैं क्योंकि 2 कार्बन है। देखिए यहाँ पे एक कार्बन है और यहाँ पे एक कार्बन दिखाई दे रहा है, तो 2 कार्बन के लिए हमेशा हम क्या लगाते हैं, एथ लगाते हैं। और इसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, इसलिए हम लिखते हैं AN और E हटा देते हैं। E हटा के उसके जगह पर जो एल्डिहाइड का ग्रुप होता है, एल्डिहाइड का जो ग्रुप क्रियात्मक समूह लगाया जाता है वो होता है Al लास्ट में लगा देते हैं Al, तो इसको बोलते हैं एथेनॉल, एथेनॉल बोला जाएगा। तो इसमें देखा जाए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है, एथेनॉल। एल्डिहाइड का आईपीएससी नेम होता है एथेनॉल। यही आपसे पूछा जाता ना कि एथिल एल्कोहल C2H5OH, ये आपका एल्कोहल ग्रुप है, इसमें भी 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए हम लोग लगाते हैं एथ। 2 कार्बन के लिए हमेशा क्या लिखा जाता है, एथ। फिर सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, तो हम लोग लिखेंगे इसमें AN, और ई को हटाते हैं क्योंकि ये एल्कोहल ग्रुप है, तो एल्कोहल ग्रुप के लिए हमेशा लगाते हैं OL, एल्कोहल में लगाएंगे OL, तो एथिल एल्कोहल इसको बोला जाता है। और इसका आईपीएससी नेम जो होता है एथेनॉल होता है। और ये जो एल्डिहाइड है इसका जो आईपीएससी नेम होता है वो होता है एथेनॉल। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है आपसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच क्या है। तो हम ये देख रहे हैं कि एक सल्फ्यूरिक अम्ल है, और अम्ल जो होता है उसका जो पीएच होता है 0 से बड़ा और 7 से क्या होता है, छोटा होता है, कोई भी अम्ल होगा। और यदि क्षार है तो क्षार का जो पीएच होता है 7 से बड़ा और 14 से क्या होता है, छोटा होता है। और यहीं पे दे दिया होता है शुद्ध जल, तो शुद्ध जल का पीएच क्या होता है, 7 होता है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि H2SO4 का पीएच कितना होता है, तो हम लोग बोलेंगे 7 से कम होता है। क्या होता है, 7 से कम होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में बोला है
कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती है। तो हाइड्रोजन से विस्थापित वह धातु नहीं हो पाएगी जिसकी सक्रियता श्रेणी हाइड्रोजन से नीचे पाई जाती है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो सबसे ज्यादा सक्रियता श्रेणी किसकी होती है, पोटेशियम की होती है, उसके बाद सोडियम की होती है। यहाँ पर जब हम लोग आते हैं लेड के बाद जो होता है, लेड के बाद यहाँ पर आता है हाइड्रोजन, यहाँ के बाद क्या होता है, लेड के बाद यहाँ पर होता है हाइड्रोजन, यहाँ पर आता है हाइड्रोजन। जब यहाँ पर हाइड्रोजन होता है तो हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी धातु दिखाई दे रहे हैं, जैसे आपका पोटेशियम हुआ, सोडियम हुआ, कैल्शियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, एल्युमिनियम हुआ, आयरन हुआ, टिन हुआ, लेड हुआ, ये जितने भी आपको धातु दिखाई दे रहे हैं ना, ये सारे के सारे हाइड्रोजन को बाहर निकाल देंगे, हाइड्रोजन को हटाने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर आ रहा है। किंतु हम देखेंगे यहाँ पर कापर है, जो कापर होता है ना वह हाइड्रोजन से नीचे आता है, इसलिए कापर क्या करता है, हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाता है। इस ऑप्शन में बोला है निम्नलिखित में से कौन सी धातु हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती है। तो आप लोग खुद देखेंगे आयरन जो है, आयरन हाइड्रोजन से ऊपर होता है तो आयरन हटा देगा। फिर देखेंगे जिंक देखेंगे यहाँ पर, जिंक भी हाइड्रोजन से ऊपर पाया जाता है, ये भी हाइड्रोजन को मतलब हटा ही देगा। फिर देखेंगे मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम तो यहाँ पाया जा रहा है, ये भी हाइड्रोजन से ऊपर है तो ये भी हटा ही देगा। और लास्ट में हम लोग देखेंगे कापर जो होता है ना हाइड्रोजन के नीचे पाया जाता है, तो कापर जो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाता, तो हम ऑप्शन मार देंगे कि कापर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है कि बताइए कौन सा ऐसा अभिक्रिया है जो भौतिक अभिक्रिया नहीं है, भौतिक परिवर्तन नहीं है, मतलब रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन है तो रासायनिक परिवर्तन है। तो इसमें देखिए जल के क्वथनांक में जलवाष्प बदलना, जो जलवाष्प होता है भाप में बदलता है, वह एक भौतिक प्रक्रिया है। उसके बाद बोला है बर्फ का पिघलना, आप सबको पता है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बर्फ को पानी बना सकते हैं, पानी को बर्फ बना सकते हैं, गैस बना सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, वाष्प कहते हैं। तो ये भी कौन सी अभिक्रिया है, ये भी भौतिक प्रक्रिया है। और नीचे देखेंगे जल में लवण का घुलना, ये भी आपका क्या होता है, भौतिक प्रक्रिया होता है। बट देखिए एलपीजी का दहन, जो एलपीजी का दहन होता है हम लोग दोबारा उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए एलपीजी का जो दहन है यह एक रासायनिक अभिक्रिया है, न कि भौतिक अभिक्रिया है। इसमें बोला है बताइए कौन भौतिक अभिक्रिया नहीं है, तो आप बोलेंगे एलपीजी का दहन भौतिक अभिक्रिया नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा जो है शुद्ध जल का पीएच कितना होता है। तो जितने भी बच्चे हैं शुद्ध जल का पीएच आपको पता होगा कि शुद्ध जल का जो पीएच होता है वो 7 होता है, और अम्ल का जो पीएच होता है 0 से बड़ा और 7 से छोटा होता है, और जो क्षार का पीएच होता है 7 से बड़ा और 14 से क्या होता है, छोटा होता है। तो यहाँ से आपको बात का है कि शुद्ध जल का पीएच क्या होता है, तो शुद्ध जल का जो पीएच होता है वो केवल सिर्फ क्या होता है, 7 होता है। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि बताइए बहते हुए जल को रोकने, बहते हुए रक्त को रोकने के लिए कौन उत्तरदायित्व होता है। तो बहते हुए रक्त को रोकने के लिए फिटकिरी। कभी आप कई लोग जाते हैं, कहीं कट जाता है, सैलूनों वगैरह हम जाते हैं दाढ़ी बनवाने, तो वहां पर जब कट जाता है तो हम लोग किसका यूज करते हैं, फिटकिरी का यूज करते हैं। फिटकिरी को क्या होता है, ये देखिए फिटकिरी है, मतलब कि यहाँ पे भी दिखाया गया फिगर में कि जब कभी भी कोई ब्लड निकलता है तो हम लोग फिटकिरी का रक्त को रोकने के लिए किसका यूज करते हैं, फिटकिरी का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला है कि पराग कोश में क्या होता है। तो पराग कोश में क्या होते हैं, परागकण होते हैं। यहाँ पर दिखाया गया पराग कोश में क्या होते हैं, परागकण होते हैं। ये देखिए पराग कोश में क्या होता है, परागकण पाए जाते हैं। ये तो सिंपल है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है। आगे जो क्वेश्चन बोला है ये भी बायोलॉजी से ही है। पादप में जाइलम का मुख्य कार्य क्या होता है। तो पादप में जाइलम का मुख्य कार्य देखिए जल का संवहन, भी जल को प्रवाहित कराने में, जल को लेके जाने में पादप का ही कार्य है। फिर बोला भोजन का संवहन, ये भी कार्य है पादप का। फिर आगे बोला तो उत्सर्जित पदार्थों का संवहन, ये भी कार्य है। तो बोल सकते हैं कि ऑप्शन सभी सही है, मतलब कि उपयुक्त में सभी हो जाएगा। पादप में जाइलम का मुख्य कार्य क्या होता है, ये सब होता है। तो हम लोग क्या पढ़ देंगे, ऑप्शन नंबर 4 जो उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मस्तिष्क उत्तरदायित्व होता है। तो मस्तिष्क जो हमारे हैं, मस्तिष्क आप सबको पता होगा, मस्तिष्क सोचने के लिए भी हम लोग उपयोग करते हैं। मस्तिष्क का उपयोग शरीर संतुलन के लिए भी करते हैं, और हृदय स्तर, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि जो मस्तिष्क होता है उसका जो प्रयोग हम लोग इन सभी के रूप में करते हैं। तो ये भी ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4 हो जाएगा। आगे का जो क्वेश्चन बोला है, किस क्वेश्चन बोला है समजात अंगों का उदाहरण है। तो समजात मैंने समान जात वाले। तो यहाँ पे देखा है हमारे हाथ और कुत्ते का अपघात, ये भी सत्य है। हमारा दांत और हाथ एक दांत, ये भी सत्य है। और आलू तथा घास, ये भी सत्य है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सभी समजात के उदाहरण है। तो आप इस सभी में क्या कर सकते हैं, उपयुक्त सभी। ये सभी के सभी क्या होते हैं, समजात अंगों के क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं। अगला नंबर जो क्वेश्चन में बोला है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये बोला है कि मनुष्य के हृदय में कोष्ठक संख्या। तो आप देख सकते हैं फिगर में कि जो मनुष्य में हृदय की कोष्ठक संख्या कितनी होती है, 4 होती है। आप कौन सा ऑप्शन मारेंगे, ऑप्शन नंबर डी। मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की जो संख्या होती है कितनी होती है, 4 होती है।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि मास्टर ग्रंथि क्या है। तो जो पीयूष ग्रंथि होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। जो मस्तिष्क में जो पीयूष ग्रंथि होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि है। तो कभी आपसे बोले मास्टर ग्रंथि क्या था, आप सीधे क्या बोलेंगे, पीयूष ग्रंथि क्या होती है, मास्टर ग्रंथि होती है। जो लास्ट वाला क्वेश्चन आज हमारे ये क्वेश्चन नंबर 20 जो बोला है, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला है ईस्ट में अवलोकनी जनक प्राय होते हैं। तो ये मूल्यांकन द्वारा होता है, आप फिगर में देख सकते हैं मूल्यांकन के द्वारा क्या होता है, ईस्ट में अवलोकनी जनक प्राय पाया जाता है। ये इसका बेस्ट ऑप्शन होगा मूल्यांकन द्वारा। देखिए ये जो वीडियो बन रहा है ये हाई स्कूल का है, 2023 का मॉडल पेपर है। आज हम लोग 20 क्वेश्चन पढ़े हैं और आगे का जो भी पार्ट है पार्ट 2 हम लोग लाएंगे। इसमें जो भी अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी जो क्वेश्चन है ये अगले भाग में हम लोग करा देंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।